सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता चल रही है, जहां तक कल हो गई थी ये बात थोड़ा सा बता दो फिर आगे बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता बताई उन्होंने पहले, सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता देख लिया था कि कौन कौन से मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है। और एक क्रिमिनल मामलों की फिर देख ली थी, आर्टिकल बता दो क्रिमिनल मामलों की फिर कौन से आर्टिकल में 134 में क्रिमिनल मामलों की की जा सकती है। कब की जा सकती है, सिचुएशन बता सकते हो कब कर सकते हैं? तो जा सकते हैं, जैसे अगर अपील सर्टिफिकेट देता है तब तो हर हाल में जा सकते हैं, चाहे कोई सजा बोली गई हो। अगर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो लोअर कोर्ट में कोई सजा सुनाई गई है, हाई कोर्ट में नहीं सुनाई गई। गलत हो गया थोड़ा सा, और बताओ चलो कब जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट बिना उसके सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं? उम्र क्या है? 10 साल की सजा। 10 साल की सजा। देखो अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो दो सिचुएशन में जा सकते हैं। एक तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, अगर इससे किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित किया हो और ये अपील गई हो हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को या तो 10 वर्ष या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई तब जा सकते हैं। और या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है और इसको हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और उस व्यक्ति को 10 वर्ष या उम्र कैद की सजा सुनाई तब जा सकते हैं। ठीक है, ये दो सिचुएशन में हम लोग बिना सर्टिफिकेट के जा सकते हैं। बाकी के अगर सर्टिफिकेट दिया तब तो जा सकते हैं, चाहे कैसे भी सजा। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था अधिकारिताओं में। और देख लेते देखो कौन कौन सी अधिकारिता थी। रिट अधिकारिता देख ली थी, रिट अधिकारिता बता दो कौन से आर्टिकल में थी? आर्टिकल कौन सा रिट अधिकारिता? 32 से कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की रिट के नाम बता दो। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्ष का नंबर 2 परमादेश नंबर 3 कौन सा प्रतिषेध नंबर 4 कौन सी खुद प्रेषण नंबर 5 अधिकार। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी अधिकारिता होती है सुप्रीम कोर्ट की, इनको देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देखी थी मूल अधिकारिता। ये हमारी कौन सी अधिकारिता है? मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता की दूसरी कौन सी आ जाती है हमारी? रिट अधिकारिता। ये देख ली थी। अब ये हम देखी थी अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता। और अपीलीय अधिकारिता कितने प्रकार की अपील है? देखो 132 133 134 और 136 ये 4 प्रकार की अपीलें देखी थी। 132 में कौन सी होती है? सांविधानिक मामलों की अपील है, सांविधानिक मामलों की अपीलें। 133 में कौन सी हो जाएगी? सिविल मामलों की अपीलें। और 134 हो जाएगी क्रिमिनल मामलों की अपीलें। और 136 में अन्य अपीलें या कह सकते हैं विशेष अनुमति की अपीलें। ये 4 प्रकार की अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपीलीय अधिकारिता के अलावा एक और हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता ये देखेंगे। सलाहकारी अधिकारिता के अलावा अगली आ जाती है
एक ये अगला आ जाएगा जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। और कोई सी चीज है कितनी शक्तियां होंगी लेकिन और कोई चीज याद आ जाएगी तो और कर लेंगे। मूल अधिकारता हम लोगों ने देख ली थी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 131 में। ऐसे सभी मामले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं बीच में किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे उसको क्या कहते हैं, उसको मूल अधिकारिता कहते हैं। ऋण अधिकारिता कौन सी देखी थी, आर्टिकल 32। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ये वाली अपील देख ली थी में क्रिमिनल मामलों की भी ये हो गई है, बाकी ये वाली बची हुई है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं, पहले इसको एक नजर में देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, क्रिमिनल मामलों की एक आपको समझनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लिया संवैधानिक मामलों की अपीलें, अगर कभी भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो वो अपील कहां की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी आर्टिकल 132 के तहत। किस तरीके से, जैसे मान लिया संविधान में किसी तरीके का कोई इशू है और उस इशू पर अलग-अलग हाई कोर्ट्स की अलग-अलग राय है। मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ और कहा है और जो हमारा पता लगे मान लिया जयपुर हाई कोर्ट है, जयपुर हाई कोर्ट ने कुछ और कह दिया, अलग-अलग हाई कोर्ट ने अलग-अलग बात कही है, तो संविधान की यहाँ पर व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी। ऐसे में ऐसी अपील कहाँ की जाएगी, आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। कि जब भी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला उठता है तो अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल कौन सा है, 132। 133 में अगर देखें सिविल मामलों की अपील, जैसे मान लिया कोई सिविल कानून है, सिविल कानून ले लें, मान लिया आयकर कानून है, आयकर अधिनियम कैसा कानून है, सिविल कानून है। तो मान लिया आयकर अधिनियम को लेकर पूरे भारत में लागू होता है आयकर अधिनियम, तो मान लिया इसको लेकर कोई विवाद पहुंचा था और इस पर भी मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई और डिसीजन है और जयपुर हाई कोर्ट का कोई और डिसीजन, अलग-अलग डिसीजन। ये हमने संवैधानिक मामलों में देखा, यही चीज हमारे सिविल मामलों में लागू हो सकती है। अगर सिविल मामलों में अलग-अलग हाई कोर्ट का डिसीजन अलग-अलग है तो ऐसे मामलों की अपील 133 के तहत की जाएगी, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। अगर संविधान की व्याख्या है तो 132 और सिविल केस है तो 133। ये वाला आपको बता ही दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज में कब हम लोग कार्रवाई करवा सकते हैं। 136 को देखो, 136 का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं विशेष अनुमति की अपील। विशेष अनुमति की अपील, विशेष अनुमति की अपील का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया ऐसा मामला जो भारत के किसी भी न्यायालय में दूसरी बात किसी भी स्टेज पर हो और किसी भी प्रकार का हो। जैसे इन तीनों मामलों में हम लोग देखें तो अपीलें केवल अगर हाई कोर्ट के खिलाफ की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। मान लिया हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 133 के तहत। ऐसे क्रिमिनल मामलों की बात करें कि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, किसी अन्य न्यायालय के खिलाफ निर्णय नहीं कर सकते कभी। लेकिन अगर विशेष अनुमति के अपीलों की बात करें तो किसी भी न्यायालय में, चाहे जिला कोर्ट हो चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो, किसी भी न्यायालय में मुकदमा हो, अगर विशेष अनुमति के तहत 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो किसी भी न्यायालय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक, पहला अंतर हो गया। दूसरे किसी भी स्टेज पर हो, जैसे इसकी बात करें ये अपील तब की जाएगी जब हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका हो। यहाँ पर जरूरी नहीं है डिसीजन आ गया हो, अगर प्रोसेस भी चल रही है तब भी उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, जैसे मान लिया कोई नेता है, उन नेता का उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और वो नेता मान लिया उत्तर प्रदेश के ही है और बहुत बड़ा मान लिया उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो उनको कोई दूसरा पक्ष ये कहेगा कि उत्तर प्रदेश के ही नेता है और एक प्रभावशाली नेता है और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में का मुकदमा चल रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नेता इतने प्रभावशाली प्रभावित कर सके तो इस मामले को क्या किया जाए, दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है, इसको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के तो जो है उत्तराखंड में ट्रांसफर करने की जगह इसके खिलाफ अपील कहाँ कर दे, सुप्रीम कोर्ट में कर दे। ऐसे अपीलें कौन से आर्टिकल के तहत की जाएगी, 136 से। देखो डिसीजन नहीं आया है, अभी डिसीजन है, केवल प्रोसेस में चल रहा है, तो यहाँ पे विशेष अनुमति के अपीलों में किसी भी न्यायालय में हो,
किसी भी स्टेज पे हो, अब किसी भी प्रकार का मुकदमा हो, सब प्रकार के मुकदमों की अपील 136 के तहत काम की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कैसा भी मामला हो, उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल ध्यान रखना है कौन सा है? 136। तो इन तीनों में ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, अगर संविधान की व्याख्या से संबंधित अपील हो, कौन से आर्टिकल से तय की जाएगी? 132। केवल आर्टिकल आपको पूछा जाएगा। सिविल मामलों की अपील हो, आर्टिकल 133, और विशेष अनुमति की अपील हो तो 136। क्लियर है बात है? और ये बात यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पे ध्यान रखनी है कि कौन कौन से मामलों में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस की अपील की जा सकती है, बाकी नहीं की जा सकती। ये तीनों ऐसे लेकिन उसके आगे ऐसे कर लियो अपील ये अधिकारिता चल रही है उसी बिल्कुल 132 संवैधानिक मामलों की अपील, 132 संवैधानिक मामलों की अपील है। देखो 133 सिविल मामलों की अपील है, 133 सिविल मामलों की अपील है। 136 में संवैधानिक मामलों की अपील है, 133 में सिविल मामलों की अपील है, 136 में विशेष अनुमति की अपील है, विशेष अनुमति की अपील है। 136 में, हाँ 136 में, 136 में विशेष अनुमति की अपील है। ये बात तो कल बताई थी, आप बताइए तो कल बताई थी, ये बात तीन नोट करो इसी को। 32 में संवैधानिक मामलों की अपील है, 133 में सिविल मामलों की अपील है, 136 में विशेष अनुमति की अपील। सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बीएसएफ की जवान थी, तो सर वो यहाँ जहानाबाद की थी, लेकिन वो वहाँ राजस्थान में शायद जयपुर जाने कहाँ पे सब गई थी, तो उन्होंने वहाँ आत्महत्या कर ली। तो सर इसमें ये बताया जा रहा है कि घर वालों ने उकसाया, तो सर ये केस कहाँ चलेगा? उनका कोर्ट मार्शल में चलेगा। ये ध्यान रखो, इसे ये जितने भी सेना के लोग होते हैं, सेना के लोगों का मुकदमा इसके तहत नहीं कर सकते, मतलब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। सेना की न्यायालय अलग होते हैं, तो सैन्य न्यायालय का तो कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो उनका अगर उन्होंने खुद किया, उन्होंने खुद के मतलब वो विक्टिम है, पीड़ित है, हाँ, अब तो उनके फैमिली के खिलाफ मतलब मुकदमा चलाया जाएगा, अब तो वो ही चलेगा। सर तो वो कौन सी पुलिस करेगी, या यूपी पुलिस या राजस्थान पुलिस? मतलब क्राइम कहाँ पर है? सर क्राइम तो राजस्थान में होगा। हाँ तो राजस्थान में जिस जगह पे क्राइम हुआ, सर रहने वाले यहाँ पे हाँ कहीं भी रहने वाला क्राइम मुकदमा वहाँ पर चलता है जिस जगह पे क्राइम हुआ। ये कई बार कैंटोनमेंट एरिया होगा तो कोर्ट मार्शल भी होगा। हाँ कोर्ट मार्शल अगर हाँ एरिया से बात करें, जैसे अगर सेना का है, सेना का तो सैन्य न्यायालय में चलेगा, लेकिन अगर जैसे उनके फैमिली पर अगर मुकदमा चलेगा तो सेना न्यायालय में नहीं चलेगा। कैंटोनमेंट एरिया है तो क्या सिविल जो भी रह रहा हो वो भी अपराध करता है तो वो भी सिविल या नहीं तो वो तो यहाँ रह रहे हैं ना फैमिली वाले, जी। हाँ तो वहाँ नहीं चलेगा। फैमिली वाले हाँ फैमिली वाले का वहाँ पे रह रहे होंगे तो चलेगा वहाँ पे। सर फैमिली वाले गए थे उनके साथ वहाँ पर। हाँ फैमिली वाले गए हुए थे, हाँ तो फैमिली के लोगों पर मुकदमा चलेगा। बस इतना हो सकता है फैमिली एफआईआर वहाँ दर्ज होगी, ठीक है, फिर प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट होगी। बाद में ऐसा हो सकता है कि उस मुकदमे को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए, उस मुकदमे को यहाँ पर ट्रांसफर कर, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सेना का ही व्यक्ति होगा तो उसका मुकदमा ऐसे कोर्ट में नहीं चलेगा। सर बीएसएफ में थी। हाँ किसी का सैनिक वाले सेना किसी को तो उनका एक अपना कोर्ट होता है, लेकिन उसके लिए आरोपी सेना का ही व्यक्ति होना चाहिए तब चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आरोपी सिविलियंस है, ठीक, तो सिविलियंस तो उनका मुकदमा जो है सिविल कोर्ट में ऐसा वाला कोर्ट नहीं चलेगा। बस अभी इनके खिलाफ एफआईआर वहाँ दर्ज की जाएगी, वहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी, बाद में उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से वहाँ तक जाने में दिक्कत है, कुछ भी है तो मुकदमा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसे ये चीज़ है। अगर उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखा होता, जिन्होंने सेना में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता तो वो इसमें नहीं चलता, और या फिर ये लोग वहाँ पर रह रहे होते उसी छावनी वाले कैंटोनमेंट एरिया में रहते तब मुकदमा यहाँ पर नहीं चलता है। तो सेना का न्यायालय, सेना का न्यायालय बहुत उनका प्रक्रिया बहुत टफ होती है, मतलब इन लोगों की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, सैन्य न्यायालय की प्रक्रिया बहुत स्पीड में चलती है, जरा तक केस निपटा देते हैं मंगल पांडे की तरह, ठीक है। ये हमारे क्या कहते हैं बहुमूल्य अधिकार का रिट अधिकार था, अगली कौन सी आपकी इतने अधिकार था हमारे होती, अगली कौन सी आ जाती है सलाहकारी अधिकार था, तो सलाहकारी अधिकार था क्या होता है इसको ये बात नहीं पानी
सलाहकारी अधिकारिता का पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है कि सलाहकारी अधिकारिता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। पहला इसका आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। सलाहकारी अधिकारिता का आर्टिकल पूछा जाए कौन से आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल 143। इसका आर्टिकल आपको ध्यान रखो, आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 143। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता दी गई है और सलाह किसको दे सकता है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। कब दे सकता है, आर्टिकल 143 में कहा गया है कि जब भी राष्ट्रपति दो चीजों पर, या तो विधि या फिर तथ्य, दो चीजें बताई थी, जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय पर फंस जाए, ऐसी सिचुएशन में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सलाह मांगे की मांगे, कि राष्ट्रपति का मन, अनुच्छेद 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय पर फंस जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी सलाह दे सकता है। बाध्यकारी उस पर भी नहीं है कि ना राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो सलाह तो देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का मन अगर वो सलाह देने से मना कर दे तो राष्ट्रपति उसको बाध्य नहीं कर सकते, आपको सलाह तो देनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति, दो वर्ड में, एक कौन सा, विधि और दूसरा कौन सा, तथ्य, जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित किसी विषय पर फंस जाए उस समय वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ना तो सुप्रीम कोर्ट पर बाध्यकारी है और ना ही राष्ट्रपति पर ऐसी कोई सलाह बाध्यकारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने माने कोई सलाह दे दी तो ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी तो है नहीं, ये सलाह राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं, तो राष्ट्रपति चाहे माने या ना माने। तो सुप्रीम कोर्ट से कल पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्तियां रखता है, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो एकदम कह दी, उसको माना जाएगा हर तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके की सलाह दी और राष्ट्रपति को तो अधिकारी नहीं है, अगर राष्ट्रपति ना माने तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सलाह का प्रभाव क्या रह जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है, बाकी के न्यायालयों में भी बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इस सलाह का, सुप्रीम कोर्ट की सलाह का बाकी के न्यायालय का सम्मान करेंगे। यहाँ ऐसी ऐसी सलाह दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा नहीं कार्य हो सकता है, बस उसको इग्नोर नहीं करेंगे पूरी तरीके से। ये हमारी क्या जाती है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति आ जाती है। उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था टेस्ट में, तो उसके साथ यही पूछा गया था कि कब जो है किस तरीके से सलाह मांगते। ये तो मेरे ख्याल से किसी में पूछा गया होगा, ऐसा या पूछा गया किसी में या कहीं और पूछा गया। तो हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। तो ये नहीं है किसी में पूछा गया था, किसी में पूछा गया था कि विधि या तथ्य से संबंधित विषयों पर ही सलाह मांगेगा, पॉलिटिकल इशू पे सलाह नहीं मांग सकता। ठीक, तो सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है, 143। कब मांगेगा, विधि या तथ्य से संबंधित विषय पर फंसा हो, ये बाध्यकारी नहीं है ना तो राष्ट्रपति पर और ना ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो ये सलाहकारी अधिकारिता सलाहकारी अधिकारिता को पहला अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य, जब भी राष्ट्रपति विधि या तथ्य से संबंधित विषय पर, विधि या तथ्य से संबंधित विषय पर फंस जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अगला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति में
दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, किंतु यह सलाह कार्यकारी नहीं होती, किंतु यह सलाह कार्यकारी नहीं होती। ये अभिलेख न्यायालय का कहा था। अगली शक्ति कौन सी है? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की बात करें, इसका मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय की शक्ति। अभिलेख आपको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अभिलेख तरीके तरीके के अभिलेख आते हैं, ठीक है, स्तंभ लेख, पुरालेख, ये सब अभिलेख आते हैं, इनसे हिस्ट्री पढ़ते हैं। अभिलेख का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कोई शासक है, अपना कोई अभिलेख लिखवा के चला गया, तो अभिलेख में किस तरीके का कोई चेंज कर सकते हैं क्या? पत्थर के बाद लिखे उसको चेंज कर सकते, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लिया कोई इतिहास का कोई किताब लिख के गया, जैसे मान लो ऐसे समझो कि महमूद गजनवी है, एक एग्जांपल है, महमूद गजनवी है, और महमूद गजनवी के समय मान लिया एक उनका इतिहासकार है अल-बरूनी, तो अल-बरूनी अगर कोई किताब लिखेगा तो महमूद गजनवी के अपोजिट लिखेगा, लेकिन महमूद गजनवी बहुत मारेगा, ठीक है, तो महमूद गजनवी के अपोजिट तो लिखेगा नहीं। लेकिन और अगर मैंने उसने लिख भी दिया, इसी तरीके से उसने कुछ लिख भी दिया, तो थोड़े समय के बाद कुछ लोग उस किताब में ट्रांसलेशन करेंगे, उसी को देख देख दूसरी बातें लिखेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दे, अपने मन से कोई बात लिख दे तो उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शासक अगर ऐसे कोई स्तंभ लेख लिखवा के गया हुआ है, उस पे स्तंभ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो एक ही बात लिख गया, पशु लिख गया, वो लिख गया, इसमें चेंज नहीं होगा, इसी को बोलते अभिलेख, ठीक है, सो बोलते हैं लोग अभिलेख। तो ऐसी शक्तियां किसको दी गई हैं? न्यायालय। एक बार जो लिख गया, मतलब एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें चेंज नहीं होगा। तो आर्टिकल 129 के तहत, आर्टिकल का ध्यान रखना है, आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कौन सी शक्तियां दी गई हैं? अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। मतलब इसके निर्णयों को अभिलेख के रूप में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय होंगे इनको सबको अभिलेख के रूप में रखा जाएगा, इस रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही। आज भी लोग पढ़ते नहीं पढ़ते कि केसवाद भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है, पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं उनको सबको अभिलेख के रूप में रखा जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इस डिसीजन का उल्लंघन करती है तो उस पर कार्यवाही कर सकती है कोर्ट, और जिस एक्ट के तहत कार्यवाही करेगी उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। और ये एक्ट बना था 1971। न्यायालय की अवमानना अधिनियम लिखा नहीं लिखा? नहीं लिखा। जरा लिखा है उसे ऑफ कोर्ट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, यानी कि हिंदी उसको कहते हैं न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना अधिनियम। और ये न्यायालय की अवमानना अधिनियम आपसे अगर पूछा जाए कि एक्ट बना कब था, तो ये एक्ट बना था 1971 में, कि अगर किसी व्यक्ति ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की न्यायालय की अवमानना ये सिविल कार्यवाही हो सकती है, क्रिमिनल कार्यवाही हो सकती है, मतलब उस पर आर्थिक जुर्माना भी डाला जा सकता है और उसको जेल की सजा भी दी जा सकती है। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई सिविल केस है तो सिविल केस में क्या किया जाता है? आर्थिक क्षतिपूर्ति। ये वाला कैसा होता है? आर्थिक क्षतिपूर्ति। जुर्माना अगर किसी पर लगाया गया है तो जुर्माना कौन से केस में लगाया जाता है? सिविल केस। अब किसी व्यक्ति ने लड़ाई हो गई, दूसरे व्यक्ति का हाथ काट दिया, और ठीक है उसने हाथ काट दिया तो 1 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, 1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर उसके हाथ की भरपाई हो जाएगी क्या? ऐसे नहीं हो पाएगी। वो कैसा केस हो जाएगा? वो क्रिमिनल हो जाएगा। तो क्रिमिनल केस के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, सिविल केस में जेल की सजा तब होती है जब जुर्माना पूरा नहीं भरेंगे, तब जेल होती है, वरना जेल कौन से होती है? क्रिमिनल होती है। इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग उनका सिर फोड़ दिया कि ठीक है लोग वहां से टूट गया, हमसे 1000 रुपए ले लो बात खत्म, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बदले क्या करना पड़ेगा? सजा भुगतनी पड़ेगी। ये तो ये दोनों तरीके का हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई दोनों तरीके की हो सकती है, सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। ऐसे बहुत से मुकदमे होते हैं जिनमें दोनों तरीके के मुकदमे बन जाते हैं। जैसे मान लिया मानहानि, तो मानहानि
किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए किसी तरीके की कोई टिप्पणी करना, तो उसको क्या कहते हैं, मानहानि कहते हैं, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा अगर मुकदमा दायर किया जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा मानहानि का मुकदमा सिविल भी दायर किया जा सकता है और क्रिमिनल भी दायर किया जा सकता है। तो अगर इन्हें बहुत बेइज्जती कर दी, इसे 1 लाख रुपया दिखाओ तभी हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो कैसा हो जाएगा, ये सिविल हो जाएगा, ये सिविल हो जाएगा। और दूसरा अगर वो बोला नहीं हमें आर्थिक शत्रुता के नीचे क्रिमिनल मुकदमा दायर करेगा तो क्रिमिनल हो सकता है। तो देखो एक्ट यही है, एक्ट यही वाला है, लेकिन इसी एक्ट के तहत कार्रवाई सिविल भी कर सकते हैं, क्रिमिनल भी कर सकते हैं। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही दोनों मामले हैं, मानहानि और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सिविल भी है और क्रिमिनल भी। इस तरीके से अभी देखो राहुल गांधी को जो कार्रवाई हुई थी कौन से मामले के तहत हुई थी, उसी मानहानि के तहत हुई, ठीक है, उनकी सदस्यता वगैरह नहीं थी, वही बात है। तो अभिलेख न्यायालय की शक्ति का अगर बात पूछा जाए तो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 129 में है। अभिलेख न्यायालय की शक्ति का मतलब होता है कि इसके निर्णय को अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और आगे आने वाले समय में उनको एक आधार के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इन आदेशों का उल्लंघन किया तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों कार्रवाई होती है, ठीक है। ये पॉइंट वाला हमारे क्या हो गया, अभिलेख न्यायालय की शक्ति। अब देखो अभिलेख न्यायालय किसको किसको कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि किसको किसको अभिलेख न्यायालय की शक्ति दी गई है, एक तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है 129, और दूसरा कौन सा है हाई कोर्ट, आर्टिकल पूछा जाए 215, बस वो ही हमारे अभिलेख न्यायालय होते हैं। बाकी जो जिला कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति नहीं दी जाती, मतलब इनके निर्णय को उसी समय के लिए मानते हैं, इसके निर्णय को हम एक रिकॉर्ड के रूप में नहीं देते कि लोग पीलीभीत जिला कोर्ट ने ऐसी बात कही कि इतना समझा थोड़ा कहीं आए तो इस बात कि पीलीभीत जिला कोर्ट का ऐसा डिसीजन, या पता लगे कि भोपाल जिला कोर्ट का ऐसा डिसीजन, हाई कोर्ट का आया होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, केरल हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, कहीं पर भी आपको मिला पीलीभीत जिला कोर्ट का ऐसा डिसीजन, कहीं नहीं आया होगा। पीलीभीत जिला कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त नहीं होती। अभिलेख न्यायालय किसको बोला गया है, या तो हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाए 129, हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछा जाए 215, ठीक है, नोट कर लो इसका। ये अभिलेख न्यायालय की शक्ति, अभिलेख न्यायालय की शक्ति, इसके लिए वो पहला पॉइंट अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय की शक्ति, अभिलेख कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 129 के अंतर्गत, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं, अभिलेख न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं। अगला पॉइंट, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को, इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को रिकॉर्ड के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और उसके आदेशों का उल्लंघन, और उसके आदेशों का उल्लंघन होने पर, और उसके आदेशों का उल्लंघन होने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, CONTEMPT
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, कार्यवाही की जा सकती है। अगला कौन सा आता है? अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना मतलब होता है कि अगर किसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को पलट भी सकता है, ठीक है, पुनर्विचार कर सकता है। कैसे करके? जैसे मैं आपको बताया किसी क्रिमिनल केस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस की शुरुआत कहां से होगी? सेशन कोर्ट से होगी। सबसे पहले किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस की शुरुआत कहां से होगी? सेशन कोर्ट से होगी। सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं सत्र न्यायालय। इसके खिलाफ अपील कहां जाएगी? इसके खिलाफ अपील जाएगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुकदमा पे सुनवाई शुरू कर दी है और इसने उस व्यक्ति को सजा सुना दी है, तो सजा सुनाने के बाद अपने निर्णय पर उसको क्या कर सकता है? वो पुनर्विचार कर सकता है। और पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या किया जाता है? एक याचिका दायर की जाती है। इसको हम लोग कहते हैं पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार याचिका अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन। रिव्यू पिटीशन। तो पुनर्विचार याचिका क्या होती है? किस तरीके का किया है? जब भी हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुना दी, सजा सुना दी या हाई कोर्ट के निर्णय को कंटिन्यू जारी रखा जैसा भी, मतलब यहाँ उस व्यक्ति को सजा हो चुकी है। ये सजा कैसे हो सकती है? अगर क्रिमिनल केस होगा तो शारीरिक सजा होगी, अगर सिविल केस होगा तो आर्थिक सजा होगी, कुछ भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुना दी तो इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी डिसीजन के खिलाफ अपील की जाएगी। कौन से रूप में? रिव्यू पिटीशन के रूप में की जाएगी। लेकिन तब इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि ऐसी अपील निर्णय के 30 दिन के अंदर की जाएगी। ठीक है, अगर 30 दिन से ज्यादा हो गए तो रिव्यू नहीं करा सकते। जिस दिन डिसीजन आएगा उसके 30 दिन के अंदर ही अंदर पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, पुनर्विचार वही न्यायाधीश करेंगे जिन्होंने निर्णय दिया, यानी कि उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष, उन्हीं न्यायाधीशों के समक्ष ये रिट जारी की जाएगी या रिट दायर की जाएगी जिन्होंने निर्णय दिया है, जिसने निर्णय दिया है। अगर मेरा डिसीजन है तो पुनर्विचार कौन करेगा? हम करेगा, कोई और करेगा? हमें तो करेंगे। तो जिस न्यायाधीश ने डिसीजन दिया है उसी को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार होता है। दूसरा न्यायाधीश उसके निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता। और ऐसी रिट केवल और केवल 30 दिन के अंदर जारी की जाएगी, 30 दिन से ज्यादा समय नहीं दिया। तो पुनर्विचार याचिका के लिए दो शर्तें। पहली शर्त है कि 30 दिन के अंदर ऐसी रिट जारी कीजिए। दूसरी बात, ये उसी न्यायाधीश के समक्ष जारी की जाएगी जिसने डिसीजन दिया है, चाहे किसी भी बेंच का हो सकता है, सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच या फुल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन की बात ये लोग हो जाएगी। हम तीन की केवल एक एग्जांपल ले लें, सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, डबल बेंच और फुल बेंच। नाम लेने को नहीं करते, नहीं कर रहा। सिंगल बेंच में कितने न्यायाधीश होते हैं? एक, डिविजनल बेंच में 2 और फुल बेंच में 3। ठीक है, अभी न्यूज़ पर अगर पढ़ रहे तो कल आज मैंने पढ़ा नहीं, कल वाले न्यूज़ में था निकल वो आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाने की बात कही है। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की बेंच को मामला सौंपा है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ा कर जो चीज आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, आईआईसी से रिलेटेड कोई चीज आएगा उसको कनेक्ट कर लिया होगा। 3 न्यायाधीशों की बेंच को वो मामला सौंपा है, और वो मामला इसलिए सौंपा है क्योंकि इससे पहले अलग अलग मामलों में 2 न्यायाधीशों की बेंच अलग अलग डिसीजन दे चुकी है। एक ने कुछ कहा है, दूसरे ने कुछ कहा है। कि ऐसे मामले को स्पष्ट करने के लिए इसी मामले को 3 न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष सौंप दिया। तो 3 न्यायाधीशों की बेंच क्या कहलाएगी? फुल बेंच कहलाएगी। अभी तक जो डिसीजन आया था ये कौन सा था? ये डिविजनल बेंच का डिसीजन है। ठीक, ये चीज जाननी है। तो पुनर्विचार याचिका किसी की भी हो, चाहे सिंगल बेंच, डबल बेंच, चाहे फुल बेंच, तीनों बेंच के खिलाफ अपील की जा सकती है। पहला पॉइंट तो इधर जानना है कि 30 दिन के अंदर दायर की जाएगी। दूसरे उसी न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाएगी जिसने उस मामले पर डिसीजन दिया है। अब बाय चांस अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि
निकाल ही दी जाए, ठीक है। ये कोई जरूरी थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने से मना करे। हमने मान लिया कोई डिसीजन दिया, आपने कहा ना सर एक बार पुनर्विचार कर दो जरा, तो कोई बाध्यकारी थोड़ी पुनर्विचार करेगा, मेरा मन चाहे करे या ना करे, मैं बाध्यकारी थोड़ी हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन उस व्यक्ति की खारिज हो जाए, ठीक है, खारिज हो जाए, तो खारिज हो जाएंगे। अब क्या विकल्प बचा हुआ है? इसके बाद एक विकल्प और होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। एक दूसरा विकल्प और होता है पुनर्विचार करवाने का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं। ये देखो क्या मामला होता है क्यूरेटिव पिटीशन का। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक याचिका। उपचारात्मक याचिका, तो दो प्रकार की याचिकाएं हो सकती हैं, या तो पुनर्विचार याचिका और दूसरी कौन सी? उपचारात्मक याचिका। देखो पुनर्विचार याचिका का मतलब होता है कि 30 दिन के अंदर उसी न्यायाधीश के समक्ष की जाएगी जिस न्यायाधीश ने वो डिसीजन दिया। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाए तो और उसको ऐसा लगता है उस व्यक्ति को कि गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, या तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए या गलत डिसीजन आ गया है, कुछ भी सही, यही सोचकर उसने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई, तो ऐसे में उसके पास एक विकल्प कौन सा बचा हुआ है? क्यूरेटिव पिटीशन का। अब उसको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वकील होते हैं कई, तो उसमें कुछ होते हैं सरकारी वकील, कुछ होते हैं प्राइवेट वकील, अलग अलग तरीके के वकील होते हैं, उनमें भी कुछ होते हैं सीनियर और कुछ होते हैं जूनियर। तो अगर कोई सीनियर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता, अगर कोई सीनियर वकील वरिष्ठ अधिवक्ता ये प्रमाणित कर दे, अगर कोई डुप्लीकेट टेस्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेस्ट किया जाता है, ये वरिष्ठ वकील है, ये जूनियर वकील है, इस तरीके से। तो अगर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता ये प्रमाणित कर दे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ अपील की जाएगी। वो अपील कौन सी होगी? क्यूरेटिव पिटीशन, ठीक है। तो अगर लेकिन तभी की जाएगी जब रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई हो और कोई सीनियर वकील प्रमाणित कर दे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है डिसीजन में, तभी ये रिट याचिका दायर की जाएगी। कौन सी? क्यूरेटिव। अगर क्यूरेटिव भी चली गई, ठीक है, या क्यूरेटिव में भी डिसीजन हो गया या इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया या अपने निर्णय को बरकरार रखा, तो उस व्यक्ति के पास विकल्प कौन सा है? आर्टिकल 72 या फिर आर्टिकल 161, ठीक है। या तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के पास है याचिका या फिर राज्यपाल के पास है, ठीक। बाकी कोई भी विकल्प नहीं। और ये भी अगर ना माने, ठीक है, अगर ये भी ना माने तो कौन सा विकल्प है? और कौन सा विकल्प है? ये भी ना माने, कोई विकल्प नहीं, ठीक है, सिवाय लटकाने के बाकी कोई भी विकल्प नहीं, ठीक है। लटका दिया जाएगा, तो कौन सा है? पुनर्विचार याचिका और दूसरी कौन सी हो जाती है? उपचार, ठीक। तो अगला पॉइंट नोट कर लो, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार। अगली ये निकालो, अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार। इसलिए पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है। पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, अंग्रेजी में भी लिख लो रिव्यू पिटीशन, ये लिखा है रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है।
दायर की जाती है। रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है, दायर रिव्यू पिटीशन दायर की जाती है। किंतु ऐसी याचिका निर्णय के 30 दिन के अंदर उसी न्यायाधीश के समक्ष निर्णय के 30 दिन के अंदर उसी न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाएगी, उसी न्यायाधीश के समक्ष दायर की जाएगी जिसने निर्णय दिया हो, जिसने निर्णय दिया हो। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट इसी में लिखो। पुनर्विचार याचिका के खारिज हो जाने पर पुनर्विचार याचिका के खारिज हो जाने पर पुनर्विचार याचिका के खारिज मतलब समाप्त हो जाने पर, खत्म कर देना, खारिज हो जाने पर, पुनर्विचार याचिका के खारिज हो जाने पर यदि कोई वरिष्ठ अधिवक्ता मतलब वकील, यदि कोई वरिष्ठ अधिवक्ता यह प्रमाणित कर दे कि निर्णय में तथ्यों को शामिल नहीं किया गया, तथ्य मतलब फैक्ट्स, कि निर्णय में तथ्यों को शामिल नहीं किया गया, तब तथ्यों को शामिल नहीं किया गया तब उपचारात्मक याचिका यानी कि क्यूरेटिव पिटीशन, उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये आपको पहले बता दिया था, इसमें क्या होता है 13 और 32। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संसद यानी कि राष्ट्र के द्वारा बनाए गए कानूनों को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, ये हमारा न्यायिक अवलोकन कहलाता है, इसमें और कोई खास बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद या राज्यों के कानूनों की समीक्षा करना क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। एक मामला आता है एल चंद्र कुमार, एक केस आया था एल चंद्र कुमार का मामला, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद 1997 करने का केस है एल चंद्र कुमार। ये केस का नाम जान लो, एल चंद्र कुमार का मामला है। एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया। ठीक है, कि मतलब संसद कुछ भी कर ले, लेकिन संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित करता हो। मतलब जितने भी कानून बनाए जाएंगे उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। अगर संसद किसी कानून में लिख भी दे कि इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, तब भी वो कानून क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन से केस में घोषित किया गया था, एल चंद्र कुमार के मामले में किया गया था। शायद 97 का सारे केस है, चेक में समय नहीं आ रहा था, 90 केस का 97 का ये एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन को क्या किया था, बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया। ठीक है, एक पॉइंट उसके आगे लिखो, ऐसे लिखो, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन
का अर्थ है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती देना, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती देना। अगला पॉइंट, एल चंद्र कुमार, एल चंद्र कुमार मामले में, एल चंद्र कुमार मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन को, एल चंद्र कुमार मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन को सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायिक पुनर्विलोकन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मौलिक ढांचा, संविधान का मौलिक ढांचा घोषित किया था, संविधान का मौलिक ढांचा घोषित किया था। ठीक है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट की इतनी अधिकारिताएं होगी। ठीक है, और इतनी अधिकारिताओं का सुप्रीम कोर्ट में ये चीज हो चुकी है, हम लोग और देख लेते सुप्रीम कोर्ट में देखो आगे आ जाती है, अलग अलग तरीके के न्यायाधीश होते सुप्रीम कोर्ट में। इनमें कुछ लोग होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति की जाती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इनको देख लेते हैं। एक चीज होती है सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति। ये देखो कब कब आप ऐसे कैसे करते हैं, क्यों किया जाती है, इनको दो चीजें देख लेते हैं। पहले कौन से, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, और दूसरे कौन से हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। तदर्थ, तदर्थ का मतलब बता सकते क्या होता है, तदर्थ एड हॉक, तदर्थ किसको कहते हैं? स्टार्टिंग में वर्ष कब आता है तदर्थ, जब क्लास स्टार्ट होती है तीसरी चौथी क्लास में तदर्थ शब्द आया होगा, झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति ऐसे शब्द आएगा, तो क्या होता है तदर्थ, परमानेंट नहीं होते। ठीक है, जो टेम्परेरी होते हैं उसको कहते हैं किराए पर लेना, ऐसे कहते हैं टेम्परेरी आइटम, टेम्परेरी होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो तदर्थ कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और कई बार रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाँ, एडिशनल जिसको कह सकते हैं, एडिशनल या कार्यकारी, थोड़ा सा हाँ कार्यकारी कह सकते हैं सर संविदा पर लगे दरअसल ऐसा होता है, देखो इसलिए होता है क्योंकि जो तदर्थ न्यायाधीश होंगे तो तदर्थ न्यायाधीश हाई कोर्ट के ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट में होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया ऐसे जो एडिशनल टाइप के कई बार कह सकते हैं, जैसे मान लिया आम है, आम में वकालत कर रही है, आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल है। अभी आगे आएगा हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, या तो 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक वकालत का। ठीक है, ये हाई कोर्ट न्यायाधीश की एलिजिबिलिटी होती है। अब मान लिया कि आपने वकालत का आपको 10 वर्ष का अनुभव है तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो गए, आपको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, लेकिन उस समय आप परमानेंट न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करेंगे, उस आप एडिशनल यानी कि कार्यकारी के रूप में काम करेंगे। तो ये चूंकि हम अभी तक तो आप न्यायाधीश थे नहीं, अभी आप अभी तक आप वकील थे, अब आपको सुप्रीम हाई कोर्ट में वकील न्यायाधीश बनाया गया है, तो आपको क्या कहेंगे, अभी अस्थायी तौर पर एडिशनल कहेंगे। लेकिन ये हम लोग तदर्थ करें, तदर्थ का मतलब ये टेम्परेरी है, ये है न्यायाधीश ही, ये पहले से ही न्यायाधीश है। ठीक है, ये हाई कोर्ट के हैं। सर अब आगे समझिए, तो एडॉन जेडीयू के पास जज का नाम है, नाम है, वो अपना नाम करके न्यायाधीश लगा सकते हैं, लेकिन इनके पास नहीं है। ठीक है, ये तो एक प्रकार से वकील रहते, इसलिए यही अंतर होता है, बाकी कार्य लगभग सेम होते हैं। ठीक है, कार्य समय बस नाम का अंतर इसीलिए होता है, बाकी और कोई ज्यादा
जब हम इनको देख लेते तो एक तरीके से यूज करते हैं, रिटायर्ड किस तरीके से यूज करते हैं। कल क्लास आप लोगों की थी ऑनलाइन, आप लोग ड्यूटी हमारी लगवाई थी, पूरी क्लास में ड्यूटी हमारी लग गई जाके। हाँ वही तो, क्योंकि दरअसल हम लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था। हमने कल पूरी क्लास वही निकाल दी है, क्योंकि हम तो थोड़ी देर में बाई चांस में आ जाते थे। हाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। हाँ और वो मेरे ख्याल से आधे घंटे पौन घंटे ढंग से क्लास 9-20 के साथ छोड़ती थी उन्होंने, और आधे घंटे ढंग से चली, 10-15 मिनट तो आप लोग वेस्ट ही हो गए थे। तो हम लोग का और वेस्ट हो रहे थे, लोग ये स्टार्ट कर देते हैं तो ये भाई के तो उतनी देर में पौन घंटे में 50 क्वेश्चन करा दिए, और हमारे 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन होते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना ज़्यादा, अब कह दिया करो उसे ऐसा किसी ने तो हाँ किसी ने कह दिया करो एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हो उनको बोल दिया, बोल दो उनको, जैसे उनका टॉपिक क्लियर नहीं है, उनका टॉपिक जैसे मान लीजिए वो 50 क्वेश्चन ना करें, 50 की जगह 20 होंगे 30 होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जितनी हो जाएगी आपको मुझे फायदा है। उसके एक फायदा देख लेगा कि आप लोगों का बेसिक और क्लियर होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। डिवाइस के करने वाले एक क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देके आंसर तैयार होता नहीं, उसके सारे विकल्प में कार्य किया फिर आपको बोल दिया हमने कल छोटी क्लास ली थी, पहली बार हम तो जनाब करके आते थे, टहल के चले जाते थे। कल ड्यूटी हमारे कई बार नहीं, तो हम तो काम कर रहे थे ना, हम लोग कैसे चले जाते थे, तो देखा वो स्टार्ट हो रहा था, चलो अपने भी स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने भी स्टार्ट किया, फिर वो हटाने के ही उनका बांटेंगे तो फायदा का सब लोग के बंद हो जाएगी, तो फिर अपने का अपना काम लोग देते हैं, क्लास में पूरी करा पता नहीं इतने ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, पता नहीं भूल जाते हो, पता इतना ज़्यादा टेक्निकल तो है उस दिन पढ़ा नहीं पढ़ा था, एक दिन तो और पढ़ा था, भूल गए होंगे थोड़ा सा, ये कि इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, दो क्लिक करने होते हैं, 2 क्लिक करो सीधे, और जब भूल गए होंगे वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आएंगे तब बता देंगे तब कर देंगे। कौन सा? हाँ मैंने तो आपको बता दिया, उनसे कह दिया एक्चुअली है ना, तो अभी हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, समझा? हमने भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, वो भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा नहीं, तो हम देखते रहते हैं मतलब कि कौन क्या किस तरीके से पढ़ा रहा है, तो अगर किसी चीज़ का कोई पढ़ाना अच्छा लगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं लगा तो अपने नोट पे चली गए। ऐसा नहीं लगता नहीं तो दरअसल हम कहीं ना कहीं कुछ देखते रहते हैं कि किस तरीके से क्या करना है, तो जैसे क्योंकि हम जैसा अपने आप के लिए करते हैं वैसे आप लोग भी करवा देते हैं, सीधी तरह से हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी तैयारी छोड़ देंगे, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं, तो जैसा हमको फायदा मिलेगा वैसे आप लोगों को फायदा मिलेगा, तो जैसे हम सीखते हैं वैसे आपको सिखा देते हैं, तो उनको अब ये कि ऑनलाइन उनको पढ़ाने का उनको भी नहीं है, हमको भी नहीं है, तो उनको बोल दिया अगर उनके साथ इसको इस तरीके से कर तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो उनका देखो क्लियर है, पढ़ाते तो चाहिए, पढ़ाते बढ़िया है, तो सीधी बात है जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता देंगे, लेकिन आपको बता दिया तो वो ये करना थोड़ा सा उनको प्रेशर ये रहता है कि सिलेबस ज़्यादा करना है, ये प्रेशर रहता है, तो आप लोग ये करिए क्वेश्चन का अधिक कम रहे, लेकिन एक्सप्लेनेशन हो जाएगी वो ज़्यादा है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा 4 विकल्प, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि बताओ अच्छा कौन से अधिनियम के द्वारा प्रथम निर्वाचन मंडल आया, और आप लिखते हैं 1909 का अधिनियम, ठीक, तो आपने ये आंसर लगा दिया। अगली बार ये थोड़ी पूछेगा तो कौन से निर्वाचन मंडल आया, लेकिन आप कुछ और पूछेगा, तो ये चारों और आपको क्लियर होंगे, अगर या इसी को एक्सप्लेनेशन के तौर पे ले लो कि ये 1909 का अधिनियम क्या मामले में सुधार लगा मामले मुद्दा लाट तो होगा क्या क्या आया था 27 किसी नाम का 180 में जो है, ऐसे और एक्सप्लेनेशन करवा लिया, कितना पता है हम लोगों को पैसा मिला खून चूसने को जितना उसको अपना, तो इसलिए ये मत सोचा कि ना ये बताया कि नहीं बताया, पता ही बताया उनकी क्लास में नहीं जाएंगे तो खाली करा देंगे, नहीं उस समय के वो स्टार्ट होते तो वही सब जगह आप लोग का टाइम वेस्ट होना कहीं फायदा नहीं, आप लोग तभी एक काम करेंगे उसमें भी आधा घंटा पूरा टाइम निकल जाती है, इसलिए करते हैं उनकी क्लास में जाए दूसरे की क्लास में जाना सही नहीं, उन्हें सेकंड को एक्सपेक्ट कर दिया करें, नहीं पढ़ाते बढ़िया मतलब कॉन्सेप्ट का क्लियर है, बस ये चीज प्रेशर रहता है कि क्लासेस कम है और सिलेबस ज्यादा है, ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है, हमारे क्लासेस कम है,
लोग कहते हैं कि जो हमारे टेम्परेरी, जो हमारे टेम्परेरी मतलब ये परमानेंट नहीं है, पहला पॉइंट ले जाओ। अब तो अगर कोई समय ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, टेम्परेरी तौर पर, ऐसे नहीं परमानेंट कम होगी, अचानक से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होगी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायाधीश कितने हैं, 33 प्लस 34 न्यायाधीश हैं। ऐसा हो सकता है अचानक से महीने 2 महीने के ही समय पे इनमें से बहुत से न्यायाधीश रिटायर हो जाए, अचानक अगर 4 6 8 10 रिटायर हो गए, इतनी जल्दी नियुक्ति नहीं हो पाए तो न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी, कम। तो जब न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट में बड़े हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में देखो ध्यान रखना, यहाँ से ध्यान रखो, ऐसी सिचुएशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नहीं करता है, पहला पॉइंट ले जा रहा हूं कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई करेगा। केवल न्यायाधीश पूछा जाए तो न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की पूछी जाए तो कौन करेंगे, सीजीआई। पहला पॉइंट ले जाएगा। सीजीआई क्या करते हैं, सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब किससे पूछेंगे, राष्ट्रपति से पूछेंगे, बिना राष्ट्रपति से पूछे नहीं करेंगे, सीजीआई करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के एलिजिबल हो, ठीक है। हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे न्यायाधीश होते हैं जिनको हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम करते करते 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की एलिजिबिलिटी क्या है कि या तो 10 वर्ष तक वकालत की हो या फिर 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश का एलिजिबिलिटी होती है। तो मान लिया किसी हाई कोर्ट में काम करते करते किसी जज को 5 साल से ज्यादा हो गए, 6 साल हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के एलिजिबल हो गया। अगर सुप्रीम कोर्ट में अचानक न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, ऐसी नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से पूछेंगे और किससे पूछेंगे, और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे, ठीक है। अब इसको एक केस स्टडी के माध्यम से समझ लो। जैसे मान लिया हमने एक ले लिया सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली, और दूसरा मान लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी हमारे साथ 160 के आसपास हमारे अप्रूव्ड हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश हैं, इनमें से मान लिया बहुत से न्यायाधीश ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। कैसे कर लोगे, इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट या दूसरे सभी न्यायालयों में काम करते हुए मान लिया 6 वर्ष हो गए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल हो गए। ऐसी सिचुएशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश ये क्या करेंगे, इनको काम करने के लिए कहाँ बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बुला सकते हैं, एड हॉक बेस पे, ठीक है, किराए पर, टेम्परेरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे। ऐसी सिचुएशन में वो किससे पूछेंगे, एक तो भारत के राष्ट्रपति से पूछेंगे कि भाई इन्हें बुला लेंगे सुप्रीम कोर्ट में काम करने के, राष्ट्रपति कहेंगे बुला लो, नहीं तो बुला लेंगे। दूसरा किससे पूछेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कि हम आपके हाई कोर्ट के इन न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाना चाहते हैं, बुला लें। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से बुला लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश से बुला लो, तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पर बस छोटा सा क्वेश्चन ये बताओ वाले कि हाई कोर्ट के जिस न्यायाधीश को सीजीआई सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाएगा एड हॉक बेसिस पे, आप इसको मतलब पूछेगा तो ही कि आप सुप्रीम कोर्ट में काम करोगे कि नहीं करोगे। अगर ये व्यक्ति मना कर दे, ठीक है, अगर ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मना ही नहीं करेगा, हाई कोर्ट का व्यक्ति उसको सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिले क्यों मना करेगा। लेकिन बाई चांस मान लिया कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में काम करने से मना कर दे एड हॉक बेसिस पे, तो ऐसी इसके मना करने पर इसको काम करने के लिए बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, मना कर नहीं बुलाया जाएगा ना, बुलाया जाएगा, ठीक है। इसको ये सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए फिर भी जाएगा, सहमति अपनी देगा, लेकिन ऐसी सहमति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है क्योंकि सरकार का कर्मचारी है, ठीक है। ये कौन है, सरकार का कर्मचारी है। आज पता लगे जैसे या तो रीजन बताएंगे, ऐसा कोई रीजन बताएंगे आप सुप्रीम कोर्ट में काम क्यों नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आपका सिलेक्शन हो गया आईएएस, ठीक है, आप आईएएस बन गए, आईएएस बनने के बाद आपको पता लगे हमने एग्जाम्पल तो ले लिया कि बरेली का डीएम बना दिया गया, बरेली
का नियम बना दिया गया। और बरेली का नियम बनने के थोड़े समय के बाद, आप सरकार के कर्मचारी हैं, थोड़े समय के बाद बरेली से यहाँ चले कि ना आप रामपुर काम करने के लिए जाओ, आज से हम कौन हो गए, रामपुर में नियम हो गए। ठीक, तो आप मना कर सकते कि हम तो रामपुर नहीं जाएंगे, मना कर सकते हैं, जाना पड़ेगा ना, रामपुर काम करने जाना पड़ेगा। अगर कोई परिस्थिति ऐसी है कि रामपुर आपके लिए हिसाब से सही नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि इस वजह से रामपुर नहीं जाएंगे, तो आपको दूसरी जगह पर कहीं भेज दिया जाएगा। ठीक, ऐसा ना हमें तो बरेली बहुत अच्छा लगता है, तो बरेली हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें सीजीआई किससे किससे पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा और हाई कोर्ट के उस मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा। ठीक है, तीसरी दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है, आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि एडहॉक जजेस की नियुक्ति कौन करता है, विकल्प आपको जरूर राष्ट्रपति मिलेगा और पहले ही विकल्प राष्ट्रपति मिलेगा। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और पहला विकल्प मिल जाए राष्ट्रपति, तो तदर्थ निकल जाएगा दिमाग से, न्यायाधीश रह जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, 124 पढ़ा होगा, 124 में बताया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, विकल्प क्या हो जाएगा, तदर्थ हो जाएगा। अगर तदर्थ पूछा जाए तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, सीजीआई करेंगे, और न्यायाधीश पूछेगा तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ऐसी नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या अचानक कम हो जाती है। किससे किससे पूछेंगे, भारत के राष्ट्रपति से पूछेंगे, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे। क्लियर की बात है। इसका अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसका आर्टिकल ध्यान रखना है, वो 127। ठीक, आर्टिकल 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इतनी बातें क्लियर, नोट कर लो। सर तदर्थ न्यायाधीश का मतलब संविदा पर न्यायाधीश है? संविदा पर नहीं कह सकते हैं, मतलब हाँ काफी हद तक ये पर्यायवाची तौर पर ले सकते हैं। मतलब ये है कि अभी हमारे यहाँ न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई, संविदा एक समय तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है। संविदा योजना क्या कहते हैं कि 2 साल की संविदा पे रखा है, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, ठीक है होता है। लेकिन तदर्थ के मामले में कोई समय अवधि सीमित वो नहीं होती है। आज हमने तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए, अगर महीने भर बाद हमारी संख्या पूरी हो जाए तदर्थ वापस उसी न्यायाधीश भेज देंगे। ठीक है, तो हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं संविदा, लेकिन पूरी तरीके से टेम्परेरी है। ठीक है, तो टेम्परेरी संविदा में थोड़ा सा अंतर होता है, टेम्परेरी कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है। ठीक है, लेकिन ये बस इतना ध्यान रखना कि तदर्थ न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तब तक ये टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सारी सुविधाएं हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सुविधाएं मिलेंगी, वेतन मिलेगा, टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बोला जाएगा। लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट वापस आ जाएगा तो अपने हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक, तो संविदा से थोड़ा सा अलग होता है, संविदा एक निश्चित समय तक कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, लेकिन तदर्थ का कोई एक निश्चित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इतने समय तक आपको काम करना ही करना है। ये संख्या पूरी हो जाएगी या पर्याप्त हो जाएगी तो इनको इनके मूल कोर्ट में वापस भेज देंगे। ठीक है, नोट करना है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, एडहॉक जजेस, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, इसमें देखो पहला पॉइंट, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, इसमें देखो पहला पॉइंट, अनुच्छेद 127 के अनुसार, अनुच्छेद 127 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी तौर पर, यदि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी तौर पर न्यायाधीशों की संख्या में कमी, अस्थायी तौर पर न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए, न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम हाई कोर्ट के, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को अस्थायी तौर पर
अस्थायी तौर पर काम करने के लिए, अस्थायी तौर पर काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के, जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य हो, योग्य हो। अगला पॉइंट, ऐसी नियुक्तियों में, ऐसी नियुक्तियों में सीजीआई, ऐसी नियुक्तियों में सीजीआई भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति, ऐसी नियुक्ति में सीजीआई भारत के राष्ट्रपति एवं संबंधित राज्य के, ऐसी नियुक्तियों में सीजीआई भारत के राष्ट्रपति एवं संबंधित उच्च न्यायालय के, संबंधित उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेके, मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेके, तो ये लोग कौन से हो जाते हैं, ये वाले हो गए तदर्थ न्यायाधीश। और तदर्थ न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे तब तक तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। टेक्निकली ये सारी सुविधाएं तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मिलेंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो जाए या पर्याप्त हो जाए काम करने के, ऐसी संख्या पूरी हो जाने के बाद इसी एडहॉक जिसको क्या करेंगे, उसके हाई कोर्ट में वापस भेज देंगे, ठीक है। और जब वापस भेज देंगे तब ये क्या करेगा, तब अपने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करेगा। जब तक सुप्रीम, यहाँ पर परमानेंट है, हाई कोर्ट में ये परमानेंट है, बस जब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तब तक एडहॉक रहेगा, ठीक है, टेम्परेरी रहेगा, लेकिन सुविधाएं इसको सारी किसके समान मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलेंगी, इस तरीके से। अगली हमारी कौन सी आ जाती है, रिटायर्ड न्यायाधीश की ड्यूटी। देखो रिटायर्ड क्या होता है, जैसे मान लिया यही वाली सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम ही होगी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीशों की संख्या कम है, दूसरी हाई कोर्ट में भी न्यायाधीशों की संख्या कम है। हमारे वैसे देखते न्यायाधीशों की संख्या इतनी ज्यादा कम है, कई केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, तो आर्टिकल 128 के अंदर क्या कर सकते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसका आर्टिकल ध्यान रखना कौन सा है, 128, ठीक है। तो 127 में क्या है, एडहॉक, 128 में क्या है, रिटायर्ड न्यायाधीश, फिर 129 हमारा क्या हो जाएगा, वो अगले न्यायालय। इसमें क्या होता है, जैसे मान लिया अचानक सुप्रीम कोर्ट में अचानक क्या हो जाए, न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए, न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए। जब भी अचानक कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए, न्यायाधीशों की संख्या में कमी होगी, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अचानक ज्यादा से ज्यादा रिटायर हो गए, नियुक्ति नहीं हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अचानक न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई करेंगे। तब ऐसी सिचुएशन में सीजीआई क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को काम करने के लिए कहां बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। अगर अचानक न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए, तब सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को काम करने के लिए कहां बुला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। लेकिन ऐसी नियुक्ति में वो किससे पूछेंगे, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के राष्ट्रपति से सलाह करेंगे, भारत के राष्ट्रपति से सलाह करेंगे, भारत के राष्ट्रपति से पूछेंगे कि अभी इस रिटायर्ड न्यायाधीश को काम करने के लिए बुलाएं या ना बुलाएं। इनसे बताओ, इस रिटायर्ड न्यायाधीश से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे,
सरकार के कर्मचारी थोड़ी रहेंगे अपने वहां जब यही अंतर होता है एड हॉक, ठीक है। एड हॉक वाले को काम करना पड़ेगा, वो तो सरकार का कर्मचारी है, लेकिन यहाँ पर इस संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेनी पड़ेगी, संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेनी। अगर ये मना कर देता है रिटायर्ड न्यायाधीश मना कर, तो बाध्यकारी नहीं कि भैया हमारा काम हो गया, पैसे साथ काम करना था, अब काम करें आराम करें, क्या कुछ नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती नहीं करा सकते इससे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सहमति जरूरी होगी, एड हॉक वाले में सहमति जरूरी, ठीक है। यहाँ पर इसकी सहमति जरूरी है, अगर ये मना करे तो उसको काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और एक अंतर होगा यहाँ पर एड हॉक से, देखो जब तक ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, रिटायर्ड न्यायाधीश है, लेकिन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में काम करेगा तो इसको वेतन भत्ते वगैरह मिलेंगे, सब वेतन वगैरह इसको मिलेगा, इसका वेतन डिसाइड कौन करेगा, इसका वेतन राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, बस ये एक अंतर है। देखो बाकी के न्यायाधीश जो परमानेंट होते हैं उनके वेतन कौन डिसाइड करता है, संसद, ठीक है, लेकिन रिटायर्ड न्यायाधीश के वेतन कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। छोटा अंतर है, और इसी अंतर पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये दोनों की नियुक्ति कौन करता है, सीजीआई करता है। दूसरी बात यहाँ पर इस न्यायाधीश की सहमति भी जरूरी होगी। तीसरी बात इनका वेतन भत्ता कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। जितना डिसाइड करते जरूरी नहीं है कि जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिले उतना ही वेतन मिले, कम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने पे हमारी सहमति हो जाए तो राष्ट्रपति इनका वेतन डिसाइड करेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिटायर्ड न्यायाधीश होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की सारी सुविधाएं को न्यायाधीश के रूप में मिलेंगी, लेकिन टेक्निकली ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं कहलाएगा, ठीक है। तदर्थ वाला देखो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा जब तक काम करेगा, लेकिन ये टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहलाएगा नहीं, ये रिटायर्ड का रिटायर्ड ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बारे में रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पहला पॉइंट आपको आर्टिकल ध्यान रखना है कि रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, 128 के तहत की जाती है। दूसरा पॉइंट कौन नियुक्ति करता है, सीजीआई करता है। तीसरा पॉइंट किससे पूछ के करेगा, भारत के राष्ट्रपति से पूछ के करेगा, और उस न्यायाधीश की सहमति भी जरूरी है, अगर मना कर दे तो काम करने के लिए उसको बाध्यकारी नहीं हो सकती। अगला पॉइंट इनका वेतन कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। यही पे आपको हेडिंग के मतलब ब्रेक में लिखना है कि जो स्थायी हमारे न्यायाधीश होते हैं, बाकी के न्यायाधीश यानी कि 33+1 सुप्रीम कोर्ट में 33+1 न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है। यही बस गलत कर देगा, ठीक है। ये इसका राष्ट्रपति करेगा, संसद करेगा। जो 34 न्यायाधीश होते हैं परमानेंट, उनका वेतन भत्ता कौन डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी। लेकिन अगर रिटायर्ड को बुलाया गया है तो कौन डिसाइड करेगा, तो राष्ट्रपति। बस ये अंतर है। और ध्यान रखो कि बाकी का तो सब न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लेकिन जब तक ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तब तक टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं करेगा, ठीक है। ये रिटायर्ड न्यायाधीश है और रिटायर्ड न्यायाधीश ही करेगा। जैसे पता लगे आप सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड न्यायाधीश को बुला लिया, आप घर के बाहर पहले पता लगे जब प्लेट लगी हुई थी कि रिटायर्ड न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, आप तो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, अब आगे से रिटायर्ड हटा दिया, कर सकते सर, नहीं कर सकते। रिटायर्ड से रिटायर्ड ही रहते, टेक्निकली ये सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश नहीं कर रहा है, ठीक है। इतना हमको रहना है। ये नहीं कि एग्जाम दिया कि मतलब कोई न्यायाधीश है, आपने घर के बाहर से कोई प्लेट लगा रखी और नाम कर रिटायर्ड न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिखवा लिया, आप सुप्रीम को काम करने के लिए कहाँ बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। आप तो ये सोचे आप तो सुप्रीम कोर्ट में काम कर ही रहे हैं, अब तो न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट के बच्चे, तो नाम क्या आप रिटायर्ड हटा लें, ऐसा नहीं कर सकते। ये रिटायर है और रिटायर के रिटायर ही नहीं, किस तरीके बस काम करने के लिए टेम्परेरी तौर पे कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे, इतना ध्यान है। आर्टिकल 128 इसको नोट कर लो। लेकिन रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति, रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें देखो पहला पॉइंट अनुच्छेद 128 के अनुसार, अनुच्छेद 128 के अनुसार यदि अचानक सुप्रीम कोर्ट में, यदि अचानक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में कमी हो जाए, न्यायाधीशों की
संख्या में कमी हो जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीशों को काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। अगला पॉइंट, ऐसी नियुक्ति में संबंधित न्यायाधीश की सहमति लेना जरूरी है। ऐसे न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो, पूरा में नहीं, यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, स्थायी मतलब 33+1 की बात कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और जब तक ये लोग अपने पद पर बने रहेंगे तब तक इनके न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल ये सिचुएशन आएगी जब इनकी आपातकाल लागू होगा, आर्टिकल 360 है, तभी इनकी वेतन भत्तों कटौती कर सकते हैं, अन्यथा वेतन भत्तों कटौती नहीं कर सकते। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया और बाकी के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, ठीक है। वेतन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए निकला ऐसे निकाल को जो मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है 2,80,000 रुपये प्रति माह और बाकी के 33 को 2,50,000 रुपये प्रति माह। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह और बाकी न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रति माह। ये वेतन मिलता है वर्तमान में। इतनी चीजें हैं। अगला पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्य करेगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट में काम करेगा तब तक सारी सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश जब तक सुप्रीम कोर्ट में कार्य करेगा तब तक सारी सुविधाएं न्यायाधीश के रूप में प्राप्त करेगा, न्यायाधीश के रूप में प्राप्त करेगा। लेकिन तकनीकी रूप से वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा।
लेकिन तकनीकी रूप से टेक्निकली वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा। ठीक है, ये दो चार पॉइंट मेन को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 128 ध्यान रखना है। ठीक है, हम रिटायर्ड लिखा करें तो आर्टिकल 128 ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई करेगा। तीसरे इनके वेतन के बारे में ध्यान रखना है, इनका वेतन कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। और चौथा पॉइंट ध्यान रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश तकनीकी रूप से न्यायाधीश नहीं होगा। ये चार पॉइंट आपको बेसिक ध्यान रखने हैं, बाकी चीजें तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ वैसे सब वही करें। ठीक है, सारे फैसले करें। किसी भी अगर किसी बेंच में को भेजा जाए तो उस बेंच की अध्यक्षता भी कर सकते हैं, बेंच में शामिल रहेंगे। लेकिन ये जैसे नाम बाकी इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से नाम अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। टेक्निकली ये न्यायाधीश नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमारी जैसे मैं एग्जांपल दे यही प्लेट वाला, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। किसी को जाके नहीं कह सकते लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है, बस खाली रिटायर्ड है, काम करने के काम को ये काम होता है। ये देखो ये हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो न्यायपालिका में आपको बताया सबसे नीचे कौन सी वाली क्रिमिनल केस है, सबसे नीचे कौन सी, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट पर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पर कौन सा, सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था न्यायपालिका में दो लिखा, ये कौन सी, हायर जुडिशरी और दूसरी कौन सी, लोअर जुडिशरी। हायर जुडिशरी में दो देखी, एक कौन सी, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी कौन सी, हाई कोर्ट। तो इसको बाद में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट दोनों देख लिया, चाहे कौन सा, हाई कोर्ट। अगला हाई कोर्ट देख लेते हैं, हाई कोर्ट में किस तरीके से क्या होता है। देखो शब्दावली में ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है कि संविधान का क्वेश्चन बहुत सरल आता है। संविधान का क्वेश्चन तो कठिन नहीं आता, संविधान का क्वेश्चन बहुत सरल आएगा, बस हल्की सी शब्दावली चेंज कर देगा, बस उतने में चला जाएगा। जैसे मान लिया कोई चीज है, हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ ये चीज संविधान में लिखी हुई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसे लोकसभा की बात करें, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से गलत करेगा, क्वेश्चन बना देगा ऐसे कि पहला पॉइंट कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये पहला स्टेटमेंट बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट लिख के देगा कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब देखो ध्यान दो, 3 आर्टिकल आपको बता दे, 79, 80, 81 सारा बता दे, यानी कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, आप जो क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आपको गलत करके आओ। पहला स्टेटमेंट बना के देगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दूसरा स्टेटमेंट बना के देगा कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। ये राज्यसभा का मैंने लिख के दिया। फिर से देखो, फिर से सुनो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फिर बताना। जैसा हमने बोला ऐसा ही बोलते बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल पहले देखो, आपको आर्टिकल में मान लिया कि आपको आर्टिकल को बढ़िया तरीके से ध्यान है कि 79 में संसद का क्वेश्चन, 80 में राज्यसभा का क्वेश्चन, 81 में लोकसभा का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट हम ये मान रहे हैं कि 3 के तीनों आर्टिकल आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद है। अब पहला स्टेटमेंट सुनो, पहला स्टेटमेंट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, सही है गलत है, सही है। ठीक है, अब ध्यान से सुना करेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा दिख रहा है कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। एकदम ऐसी गति वाले क्वेश्चन आ गए। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, दोनों सही है कि दोनों गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत, दूसरा दोनों सही है, हाँ दूसरा गलत हो गया, दोनों गलत है, दोनों गलत है। आप समझो, ठीक है। अच्छा पहला सही वाले किसका किसका पहला सही है, आपका पहला सही, पहला सही। अच्छा दूसरा वाला किसका किसका सही है, कि केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। और दोनों किसके सही है, दोनों सही। आप समझो ध्यान से, तो पहली तरफ क्वेश्चन बहुत सरल आएगा, क्वेश्चन की शब्दावली पकड़ो कि क्वेश्चन कह क्या है। हमने क्वेश्चन कहा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, कुछ भी नहीं सोचना, सही हो गया भाई। पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
गया? 5 वर्ष हो गया। सही हो गया कि नहीं होगा? दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पे बने रहेंगे, इतना सही है। अनुच्छेद 80 के अनुसार ये गलत हो गया। संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। जरा सी शब्दावली गलत करी और क्वेश्चन आपको गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन कठिन नहीं आएगा, क्वेश्चन सरल आएगा, बस शब्दावली पकड़ो, शब्दावली क्या है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा हुआ 6 वर्ष, ये संसद ने डिसाइड किया। ठीक है, किसने डिसाइड किया? संसद ने डिसाइड किया है, ये संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इतना ऐसे करके ध्यान रखो। तो शब्दावली का ध्यान रखो, शब्दावली तो हमने 80 बताया था, हाँ। लोकसभा का तो 81 में होगा ना लोकसभा। अभी तो हमने आर्टिकल इसमें यूज ही नहीं किया। ये सब बताने हमने बोला था कि 80 के तहत होगा। हमने याद रखिए, फिर ध्यान से सुनो, हमने क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, उसके बाद जवाब दो। हमने आपको 3 आर्टिकल ही बता दिए, आपको पढ़ने ही पढ़े थे, मैं आपको ध्यान दिला दिया कि 79 में क्या है? संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। ये बताइए। अब हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन हमने आपसे कहा है कि लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष तक, या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कहीं पे हमने आर्टिकल यूज किया? कहीं पे आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो सही होगा। हाँ, हमने कहीं पे आर्टिकल यूज नहीं किया, हमने अपनी शब्दावली तो नहीं बदली, क्वेश्चन की यही शब्दावली जस्ट पहले हमने बोली थी, यही बोली थी। तो हमने बोला कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ये संसद ने डिसाइड किया या राष्ट्रपति ने डिसाइड किया, कुछ नहीं बोला हमने तो इतना बोला कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सही हो गया स्टेटमेंट। दूसरा हमने बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, यहाँ पे हमने बोला आर्टिकल बोला नहीं, मतलब संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहे। ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 80 में ये बात नहीं लिखी हुई है। अनुच्छेद 80 में इसका स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है, कि अधिकतम सदस्य 250 होंगे, वर्तमान में 245 हैं, 200 है, ये सब बताया जैसे करके। ये जो समय डिसाइड किया गया है, ये समय किसने डिसाइड किया है? संसद ने डिसाइड किया है, ना कि इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में। इतनी बात क्लियर? डाउट तो नहीं किसी तरीके का? नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन की शब्दावली क्या रखी गई है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक, ऐसे करते हैं। हम लोग हल्का सा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लोग हाई कोर्ट का करेंगे इसको। देखो, हाई कोर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हायर जुडिशरी होती है, हायर जुडिशरी, इस हायर जुडिशरी का ही एक पार्ट है हमारा कौन सा? उच्च न्यायालय। लेकिन चूंकि उच्च न्यायालय कहाँ होता है? केंद्र में होता है, राज्य में होता है? राज्य में होता है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में क्या कहलाएगा? उच्च न्यायालय का नाम तरीका बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला नहीं बोला, जयपुर हाई कोर्ट, मतलब कहाँ है हाई कोर्ट? हमारे उच्च न्यायालय हमारे कहाँ होते हैं? राज्य में होते हैं। जब राज्य में होंगे तो अगर आपसे भाग पूछा जाए, भाग कौन से भाग में हाई कोर्ट हमारे हो जाएंगे? भाग 6। राज्य का जितना भी कॉन्सेप्ट आ जाए, कौन से भाग में शामिल करना है? 6 में शामिल करना है, और केंद्र का आ जाए तो 5 में शामिल करना है। ठीक, तो संविधान के भाग 6 में हायर जुडिशरी के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं? उच्च न्यायालय को शामिल करते हैं। इसका सबसे मेन आर्टिकल पहला हमारा है कौन सा? 214, और 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु इसी में एक बात आगे लगा देंगे, किंतु एक ही उच्च न्यायालय को, एक ही उच्च न्यायालय को पढ़ो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही उच्च न्यायालय है, उसको एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय बना दिया जाए। तो अगर केवल इतनी बात लिखी हुई होती कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, तब तो वर्तमान में हमारे 28 + 8 = 36 उच्च न्यायालय होने चाहिए थे। 28 स्टेट और हमारे यूपी, ऐसे मिलाकर कितने हो जाते? 36 हो जाते। लेकिन ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितनी है? 25। ठीक है, टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दे बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक, तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का भी है, गुजरात का भी है, ठीक, दोनों का कार्यभार लेता है। ऐसे ही चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ का भी है, ठीक, तो ऐसे करके एक दूसरे का कार्यभार देख लेते हैं, तो छोटे हमारे कितने हो जाते हैं 25 हो गए, ठीक, 36 उच्च न्यायालय हमारे नहीं, ठीक। तो आगे का जो स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से हाईकोर्ट काम करते हैं इसको कल करेंगे, ठीक है, ये दिखाते हैं। कल की क्लास आती कैसी क्या है बताइए कि नहीं बताइए? कल क्या होता है? ग्रुप पढ़ रहे हैं। कल ग्रुप